बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं शिराज वैसी और आप देख रहे हैं एन न्यूज़ HD और एन पॉडकास्ट पे हमारा प्रोग्राम टॉप स्टोरी। जैसा कि नाज़रीन आपको मालूम है, इस प्रोग्राम में हम बात करते हैं कुछ बड़ी कहानियों की, कुछ छोटे मामलात की जो कि हमारे कौमी और लोकल इशूज़ से जुड़े होते हैं। और हमेशा की तरह आज भी मेरे साथ हैं सीनियर साफ़ी हैं सैयद इज़दानी गिलानी साहब, जो कि हमें इन तमाम कहानियों और जो मामलात हैं उनके पीछे जो छुपे हक़ाइक़ होते हैं उनसे रोशनास कराते हैं। सर कैसे हैं इज़दानी साहब? अल्लाह का करम। आप ठीक है सर। बिल्कुल खैरियत से। सर लोगों से माशाल्लाह आपका इंटरेक्शन होता होगा, तो क्या फ़ीडबैक मिल रहा है? मुझे तो सर माशाल्लाह बहुत अच्छा फ़ीडबैक मिल रहा है प्रोग्राम के बारे में। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र है जी कि लोगों ने इसको सराहा और हमारी जो इस एफर्ट्स को लोगों ने पसंद किया। चलो जी, अल्लाह का करम और अल्लाह ताला इसी तरह हमारे प्रोग्राम को जारी सारी रखे। तो सर प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। जो पहले हम बात करते हैं कौमी इशूज़ पे। प्राइम मिनिस्टर साहब हैं सर बरतानिया के दौरे पे, उसके बाद अमेरिका जाना है। तो बरतानिया में बड़े दिनों बाद खान साहब के बाद किसी प्राइम मिनिस्टर ने ओवरसीज़ पाकिस्तानियों से ख़िताब किया। शायद घबराते थे, लेकिन कल ख़िताब हुआ है और उन्होंने बड़ा दबंग ख़िताब किया है, जिसमें उन्होंने कहा जी कि पहले कश्मीर फिर मुज़ाकरात, यानी कि एक दो टोक बात की है। तो इतना सर जो पुरएतमाद लहजा था उसके पीछे क्या वजूहात आप देखते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वैसे सब जैसे कि अभी आप देख रहे थे कि जब ये मुआहदा हुआ सऊदी अरब के साथ हमारा जी, ठीक है ना, दिफाई मामलात, और उसके बाद कुछ इस्लामी ममालिक ने भी सर जोड़कर उसमें बैठे, ठीक है ना, और तीसरी कुव्वत एक बीच में वो भी आ गई कि अमेरिका ने कहा कि हमने एयर बेस लेना है, लेकिन उसके बाद अफ़गानिस्तान के आर्मी चीफ ने कहा कि हम 1 इंच भी नहीं देंगे। तो सर आपके कहने का मतलब ये है कि जो इधर इस्लामी ब्लॉक बन रहा है वही एतमाद अफगानिस्तान के वज़ीर के लहजे में बोला है? यकीनन देख रहे हैं वो भी इस मामले को, वो भी अच्छी तरीके से देख रहे होंगे। तो उसके बाद फिर जब यहाँ से ये मौसूफ हमारे वज़ीर आज़म जो है शहबाज शरीफ साहब पहुँचे बरतानिया में भी उन्हें प्रोटोकॉल दिया गया। अब वहाँ बैठकर वो ज़ाहिर बात है पहली बार काफ़ी अरसे के बाद ओवरसीज़ के साथ उन्होंने खिताब किया, जिस अंदाज में भी हुआ, जैसे भी वो अरेंज किया गया, लेकिन उन्होंने दबंग अंदाज से इंडिया को पैगाम दिया, ठीक है ना, कि अगर आप चाहते हैं हमारे साथ मामला, फ़िज़ाई हदूद बंद है, दीगर तजारत बंद है और मामलात अब जूँ के तू हैं, पानी का मसला जूँ का तू है, तो उन्होंने कहा ठीक है आ जाएं, लेकिन पहले नंबर पर फिर हम बात करेंगे अब कश्मीर पर, शुरू करेंगे कश्मीर से। अब ज़ाहिर बात है कि जब इंडिया की इस वक्त दुखती रग जो है वो कश्मीर है जी, वो हमारे हाथ में आ गई। तो इस वक्त इन्होंने सोचा कि बजाय हम दीगर मामलात से शुरू करने के बजाय आगाज़ ही कश्मीर से करते हैं, क्योंकि जो 75 साल 80 साल से एक मामला इल्तवा का शिकार है, काफ़ी अरसे से वो मामला अक़वाम मुत्तहिदा में करारदाद मंजूर होने के बावजूद भी उसको टेकअप नहीं किया जा रहा। तो देखते हैं कि आया इंडिया किस अंदाज में इस पर बात करता है, लेकिन इंडिया तो बात करने के लिए तैयार नहीं, ठीक है ना। वो तो कहते हैं ये मेरी सरजमीन है, हम कहते हैं हमारी सरजमीन है। हाँ, जैसे अगर अमेरिका के सदर चाहते हैं कि इस मामले को, इस इशू को कुछ हल कर लिया जाए और वो नोबल प्राइज़ की तरफ जाना चाह रहे हैं, और दीगर मामलात आपके सामने वो हैं, तमाम मुल्कों के साथ जंग बंदी के हवाले से भी जो उनके काम है वो इसी हवाले से कि किसी तरीके से मुझे इस नोबल प्राइज़ मुझे मिल जाए, ठीक है ना। अब देखते हैं कि वो नोबल प्राइज़ लेने में कामयाब होते हैं या, यानी कि उनकी ये गिरजाना से जो ख्वाहिश है नोबल प्राइज़ लेने की, उस ख्वाहिश को हम उनको सहारा बनाकर अपने मसाइल हल कर सकते हैं। और देखिए अगर अमेरिका नेक नीति के साथ, हमें दोनों हमसाया है ना जी हमारा, बिल्कुल, उसको इनकार तो आप नहीं कर सकते। अगर हमसाए के साथ हमारे ताल्लुकात अच्छे हो जाएं तो दोनों मुल्कों का फ़ायदा है, पाकिस्तान का भी है, उनका भी है। लेकिन अफसोस कि पाकिस्तान बनने से पहले और बनने के बाद मामला जूँ का तू है। पहले भी दस्ते गिरेबान थे हम लोग हिंदू के साथ, आज भी दस्ते गिरेबान हैं हिंदू के साथ। तो मेरे ख्याल है कि अब बहुत हो गया, कई नस्लें आ गई, तो अगर हिंदुस्तान को समझ आ जानी चाहिए, लेकिन वो हटदर्मी पे है। देखिए ना, वो क्रिकेट के मैदान में भी हाथ मिलाने के लिए तैयार नहीं है। वो इतनी उनके दिमाग में खन्नास भरा हुआ है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह कोई मसला नहीं, वो निकल जाएगा इंशाल्लाह जी। पाकिस्तान दोबारा पटरी पे चढ़ेगा। और इज़दानी साहब आपने वो किया कि दबंग अंदाज हमारे प्राइम मिनिस्टर का था, तो एक और दबंग खबर सामने आ रही है, बड़ी ऐसे समझे कड़ाकेदार खबर, कि सदर ट्रंप ने दावत दी है पाकिस्तानी वज़ीर-ए-आज़म को, अकेले नहीं, मज़ीद 5 सरबराह मुमलिकत भी साथ होंगे, जिसमें सऊदी अरब हो गया, कतर हो गया, मुत्तहिदा अमीरात हो गया, इंडोनेशिया और मिस्र, और पाकिस्तान समेत 6 ममालिक सरबराह परसों सदर ट्रंप से इकट्ठे मुश्तरका मुलाकात करेंगे।
सर ये क्या जो आलमी बसात है सियासत की, ये जो कदम है इसको आप किस निगाह से देखते हैं? सर वो आने वाले दिनों में आपको बहुत सी चेंजिंग नज़र आएगी, ठीक है ना। लेकिन देखें अब जिस वक्त ये मुआहदा हमारा सऊदी अरब के साथ हो गया तो कई ममालिक को ये नागवार गुजरा, उस पर उनको परेशानी का सामना है, मगरबी ब्लॉक खास यकीनन, ठीक है, आप समझदार हैं। वो सोच रहे हैं कि ये तो फिर उनकी तो हमेशा कोशिश रही कि इनको लड़ाकर इनको अकेले अकेले कर कर हुक्मरानी की जाए। अगर ये मुत्तहिद हो गए, किसी एक पेज पे आ गए इस्लामी ममालिक, तो फिर हमारे लिए ये दरपेश होंगे। अब ज़ाहिर बात है कि सऊदी अरब जो है इस वक्त लीड कर रहा है तमाम इस्लामी ममालिक में, ठीक है, उस सरमाए के हवाले से, तो उन्होंने सऊदी अरब हमारे साथ एक पेज पे आ गया। अब बाकी जो दीगर मामलात हैं उन्होंने कहा कि इनको बुलाएं और इनसे सुने, इनके ज़हन पढ़ें कि क्या करना चाह रहे हैं, क्या करना चाहते हैं मुस्तकबिल में। और मेरा ख्याल है कि अमेरिका के सदर जो हैं वो कुछ लोग की शायद पॉलिसी पे आ जाएं, और अगर ऐसा हो, क्योंकि बाज़ दफ़ा वो कह जाते हैं, वो तो दबंग अंदाज से प्रेसिडेंट अमेरिका कि जी अगर सऊदी अरब की जो बादशाह है तो वो हमारी वजह से मुँह फाटा है, ठीक है ना, मुँह फाटा आदमी है। तो इसलिए हालांकि जितनी उनके साथ हुई वो कोई कम नहीं थी, उसके बावजूद भी वो अपने हीरो, ठीक है ना, रेसलिंग के स्टाइल में वो काम करते हैं। तो लेकिन अल्लाह खैर करे, देखते हैं कि आया इसमें क्या रिजल्ट निकलता है। लेकिन अब ये तमाम जब 6 ममालिक के सरबराहान मुमलकत वहाँ बैठेंगे और जाकर कोई बात होगी तो मैंने उनको ईजी शिकार करने में नहीं कर सकेंगे। प्रेसिडेंट अमेरिका आसानी से यानी तरन वाला नहीं है अब ये ममालिक जो है। नहीं ज़ाहिर बात सर बहुत हो गया नहीं, इतना अरसा गुजर जाने के बावजूद तमाम लोगों ने अकेले अकेले भी फाइट करके देख ली, प्रवास की, हमने मिलकर भी करने की कोशिश की, अब फिर एक जगह पे आ रहे हैं। खुदा करे कि ये सारा कुछ एक जगह पे इकट्ठे हो जाएं और तमाम लोग मिलकर फ़लस्तीन के लिए अपना किरदार अदा करें। वो जो निहत्ते हमारे फ़लस्तीनी भाई हैं आज वो एक रोटी के नवाले के लिए तरस रहे हैं, ठीक है ना। अमेरिका के सदर को वो नहीं आता, वहाँ वीटो कर जाता है, ठीक है ना। तो चीन आज हमारे साथ खड़ा है, रूस भी देख रहा है, इवन बरतानिया, ठीक है ना। अब देखें उन्होंने बाकायदा फ़लस्तीन की रियासत को तस्लीम कर लिया, ठीक है। जब फ़लस्तीन की रियासत को वो तस्लीम भी कर रहे हैं, वहाँ पर एहतजाज भी कर रहे हैं, वो कह रहे हैं जी गलत कर रहा है, ठीक है ना। तो आने वाले दिनों में मैं कहता हूँ कि अगर खुदा ना करें ऐसा हो जाए कि सब लोगों की बसीरत भी जाग जाए, आँखों उनकी खुल जाएँ, तो बहुत बड़ी बात है कि वो उनका भी हक अदा हो जाएगा। जो जिन लोगों ने लाखों कुर्बानियाँ दी, फ़लस्तीन के लोगों ने, शाम के लोगों ने, दीगर इस्लामी ममालिक ने, और हमारे भी जो लाखों लोग इस दहशतगर्दी का शिकार हुए, हमारे कई देखे ना घराने बर्बाद हो गए, बेचारे परेशान हैं, बेसर व सामाने के हाल में रह रहे हैं। और जो पाक फ़ौज के जवान शहीद हुए जिन्होंने अपनी कीमती जानों का नजराना दिया और हो रहे हैं, तो अब ये रुकना चाहिए। चलें जी, देखते हैं इस पटारे से क्या निकलता है मुलाकात के बाद। तो गिलानी साहब अब आते हैं हम अपने जो लोकल इश्यूज़ हैं। कई दिनों से हम कई प्रोग्राम जिक्र भी कर चुके हैं कि सरकारी अस्पतालों का जो अमला है वो पता नहीं उन्हें किस तरह का एक एहसास है कि हमारी नौकरी को तो कुछ हो नहीं सकता, हम जो मर्ज़ी करें, ढिठाई का शिकार है। आज भी फार्मेसी और जो पर्ची काउंटर में लंबी कतारें नज़र आती हैं कई अस्पतालों में। आज हमारे मुल्तान के लोकल अखबार ने खबर दी है कि मुल्तान बड़ा शहर है, कुछ हालात हमें बेहतर नज़र आते हैं, लेकिन जो इर्द गिर्द के शहर हैं छोटे, वहाँ पे हालात काफ़ी ख़राब है। तो सर अब तो हुकूमत दावा करते हैं हमने सारा सिस्टम डिजिटल कर दिया, कंप्यूटराइज कर दिया, फिर भी हम परेशान। बल्कि यहाँ तक जितने सब खबरों के मुताबिक जो मरीज़ हैं लंबी कतार में लगते हैं, लेकिन जब दवाई लेने का वक्त आता है तो दवाई उन्हें नहीं मिलती, खाली हाथ लौटना पड़ता है। तो सर इनके दर्द का दावा कौन करेगा? भाजन बात यह है कि मुझे ये जो हम तो देख रहे हैं ना कि नश्तर को आप रहते हैं, शहबाज शरीफ अस्पताल को देख लेते हैं, चिल्ड्रन को हम देख लेते हैं, यह हमारा आना जाना रहता है। लेकिन अगर आप देही इलाकों में जाएँ, मराकज़ सेहत में, वहाँ इंतहाई परेशानी का हालत। अब ज़ाहिर बात है कि एक आदमी शुजाबाद से, खोखरा से, टाटेपुर से, राजाराम से मुल्तान तो नहीं आएगा, नज़ला ज़ुकाम बुखार नॉर्मल दवाई वो बेसिक हेल्थ में जाएगा, क्या जाएगा। तो इसलिए वहाँ पर भी जो आपने निशानदेही की कि मेडिसन अद्वियात मैसर नहीं है। और ख़ासकर जो अभी ये जो आया ना सैलाब ज़दगान इलाका जिसमें मुतासर हुए लोग, उनकी बीमारी के बावजूद भी वहाँ पर भी मेडिसन नहीं है। अब वहाँ पर भी कुछ बीमारियों में इजाफा हुआ है। अब मुझे ये बताइएगा कि सीओ हेल्थ इस मामले में क्या कर रहे हैं? सेक्रेटरी हेल्थ क्या कर रहे हैं? अब मुल्तान इंतजामिया को 20 करोड़ का बजट दिया गया है सेहत के लिए नहीं, अच्छा टोटल ओवर ये जो अभी मामला हुए, अब उस 20 करोड़ में देखते हैं कि वो सेहत के लिए क्या
इकदाम करते हैं, कितनी मेडिसिन ले के देते हैं, या क्या मामला हल करते हैं। सर ज़रूरत है, इस अमर किया है कि वहाँ पर लोगों को फौरी तौर पर जो नॉर्मल हमारी अद्वियात हैं, नज़ला ज़ुकाम खांसी बुखार की, कम से कम वो तो मुहैया हों, मैसर हों, ताकि वो बेचारे ले लें। अल्ट्रासाउंड अगर कराना है या डॉक्टर ने चेक करना है, चेक क्या करना है, बस यूँ कि चलो जाएँ जी। अब मुझे बताएं 1-2 घंटे में, 3 घंटे में वो डॉक्टर साहब ने 100-200 मरीज़ कैसे देखने हैं? तो वो तो आधा मिनट भी नहीं लगता। ठीक, अभी वो बता रहा होता है और दवाई लिख भी देता है डॉक्टर। तो खुद मोबाइल पे बैठे हुए, इनको कुछ चेक एंड बैलेंस हो, मोबाइल पर पाबंदी लगाई जाए डॉक्टर्स की, और फिर वो मेडिसिन जो है दूर दराज पसमानदा इलाकों में उनको मुहैया की जाए, ठीक है ना, ताकि उनका कोई अजाला हो। चले जी, अल्लाह ताला, क्योंकि जो मरीज़ हैं या जो मुतासर तबका है, इनकी मदद करना भी ऐनी बात है, सब अल्लाह ने हिदायत है। अच्छा सर, ऑनलाइन जुआ नेटवर्क सुनते थे, लेकिन अब तो ये जनूबी पंजाब में ना एक तरह से बेलगाम हो चुका है। आप ये देखें कि इसके अजाले के लिए एक साइबर क्राइम पुलिस की तश्कील की गई थी कि आपने ऑनलाइन जो जुआ नेटवर्क है इनको ख़त्म करना है। लेकिन अब क्या देखने में आ रहा है कि ऑनलाइन जुआ नेटवर्क्स के जो यानी कि महानदर हैं वो साइबर क्राइम पुलिस के साथ मिली भगत से करोड़ों रुपए का बिजनेस कर रहे हैं, बल्कि लोगों के जो शनाख्ती कार्ड हैं जिनको पता ही नहीं है, उनके शनाख्ती कार्ड से बाकायदा ये जो गैर कानूनी ज़रिए से कमाई की रकम है इसको मनी लॉन्ड्रिंग में इस्तेमाल किया जा रहा है। तो सर, ये साइबर क्राइम पुलिस ठीक है मुल्तान की हद तक होगी, लेकिन इनके ऊपर आखिर कोई मॉनिटरिंग सिस्टम भी तो होगा ना। देखिए, बात यह है कि ये जो अब बार बार ऑनलाइन इस वक्त देखें कि धड़ल्ले से इसका काम जारी है। हर आदमी जितनी पकड़ धकड़ है उससे ज़्यादा कर रहे हैं। फ़र्क ये पड़ा कि पहले ये लोग इज्तिमाई तौर पे 10-20 लोग इकट्ठे बैठ के करते थे। जब इन्होंने साइबर क्राइम वालों ने उनके ऊपर पकड़ धकड़ शुरू की, तो अब ये घरों में जाके, अब मेरे घर में मैं अकेला बैठा हूँ, कौन मुझे पकड़ेगा? कौन पकड़ेगा? ठीक है। और मैंने घर में एक कमरा मखसूस कर लिया कि बस मैंने काम किया और फिर उसके बाद निकल गया। अब किसी को पता भी नहीं है। तो साइबर क्राइम ने इनको अपने घरों तक महदूद कर दिया, पहली बात। फिर साइबर क्राइम के बेशुमार लोग हैं जो इस काम में इन्वॉल्व हैं, इस 2 नंबर काम में। वो अपना हिस्सा बराबर, इन्होंने अपनी कमाई का जरिया खुद बना लिया। सर, उन्होंने अपनी कमाई का जरिया, वो कहते हैं हमें दो, निकल जाओ। अब उन्होंने, मैं साइबर क्राइम के बारे में कुछ लोगों ने हमें इन्फॉर्मेशन दी, कुछ FIA के मुलाजमीन के बारे में हमें इन्फॉर्मेशन दी, ये किस तरीके से लोगों को ब्लैकमेल करते हैं। और अच्छा, अरसा दराज से ये जो लोग हैं, ख़ासकर जो लोकल हैं, मिसाल के तौर पर जो जिनका होम स्टेशन है, मिसाल एक इंस्पेक्टर है, डिप्टी डायरेक्टर है, या जो भी ओहदेदार है, वो FIA में मुल्तान में रह रहा है, मुल्तान में उसका घरेलू उसका शहर है, वहीं नौकरी कर रहे हैं, यहाँ से असल जुराइम बढ़ रहा है। उसकी वजह क्या है कि मैंने किसी को पकड़ा तो सिफारिश आ गई। अच्छा, अगर मैंने नहीं भी पकड़ा तो मुझे किसी ने आके बताया कि जी फलां घर में ये हो रहा है, मैंने अपनी दिहाड़ी लगा ली, ठीक है ना। तो ये यहाँ नहीं होना चाहिए। इन लोगों को जो मुल्तान के बासी हैं, मुल्तान का जिनका डोमिसाइल है, इनको मुल्तान से बाहर ट्रांसफ़र करना चाहिए, पहले नंबर। इनको कराची भेजें, इनको लाहौर भेजें, इनको डेरा इस्माइल खान भेजें, इनको फैसलाबाद भेजें, यहाँ नहीं होना चाहिए। उनको यहाँ आना चाहिए, तरीक़ाकार है। लेकिन ऐसा नहीं है। ये जनाब जो साबिक डायरेक्टर थे खालिद अनीस साहब, उनकी ये सारा किया धरा है। उसके बाद उन्होंने तमाम SHO को भी लगाया FIA के उनके होम स्टेशंस पर, और आज वो देख लें हम भुगत रहे हैं उनकी सजा। सर, फिर इसमें से छोटी सी बात ये देखिए कि अब तो जो मैचेस हो रहे हैं, क्रिकेट मैच या किसी भी तरह के गेम के मैचेस, इनके लिए भी ऐप्स वजूद में आ चुकी हैं। छोटे छोटे बच्चे 12-12, 15-15 साल के, क्योंकि उनको पता है मोबाइल हर किसी की रेंज में है, वो जुआ खेल रहे हैं। और कई मोहल्लों में मौजूद जो लोग हैं वो खुद अकाउंट बना के देते हैं, यानी ये नेटवर्क नीचे तक सराहत कर चुके हैं। सर, वो पर्ची खत्म होगी ना, पर्ची से तरक्की होगी, अब मोबाइल पे आ गए, पर्ची में पकड़ दकड़, तो अब वो किए। लेकिन साइबर क्राइम का जो अमला है वो सिर्फ पैसे कमाऊ बच्चा बना हुआ है, पैसे कमा रहे हैं, और ऑनलाइन वालों को उसी को पकड़ धकड़ होती है जो दे रहा लेने के लिए कायल नहीं होता, जो दे ले रहा या वो जो ओझल है उनकी निगाह से वो कर रहे हैं, ठीक है ना। बाकी वो अल्हम्दुलिल्लाह तमाम से वो अपना भत्ता, अपना हिस्से का वसूल कर रहे हैं। अच्छा सर, दोबारा आते हैं वसेब के सैलाब की तरफ। अभी तक यहाँ असरात मौजूद हैं, अलमिया अभी जारी है, लेकिन जो मुल्तान की मज़ाफ़ाती बस्ती है वहाँ पानी काफ़ी हद तक उतर चुका है और सैलाब ज़्यादा जो मुतासिर की वापसी शुरू हो चुकी है। लेकिन वापस तो गए, उनको उनके घर तो सही हालत में नहीं मिले, स्कूल सही हालत में नहीं है, तो तखमीना लगाने के लिए कमेटियाँ बना दी गई हैं। तो सर, तखमीने लगाने वालों का काम बड़ा अहम होता है, क्योंकि उनके तखमीने के मुताबिक मुतासिरीन को फंडिंग होती है। आप क्या देखते हैं, ये तखमीना बनाने वाले ये कमेटियाँ बनी हैं, क्या ये ठीक तरह से काम कर पाएंगे? और DC साहब तो बड़े दावे कर रहे हैं कि हमने तो सड़कों और बिजली की मुरम्मत के लिए ना करोड़ों रुपए के फ़ंड जारी कर दिए, काम जारी है और हम हर तरह से इनकी मदद करेंगे। तो कैसे देखते हैं इन दोनों मामला? ये जो मसला सैलाब नुकसान का हुआ और हमारे
इस वक्त परेशानी से हम 2-4 हैं सैलाब की वजह से। इसके कोई फंड का कोई चेक एंड बैलेंस तो है नहीं, धड़ाधड़ करप्शन होनी है, बस हंगामी तौर पे काम होने हैं ना। यानी जो अफसरशाही है ये भी इसमें सब उसकी दिहाड़ियाँ लग गई। कुछ लोगों ने तो मुसल्ले पे खड़ा होकर अल्लाह का शुक्र अदा किया है, सरकारी मुलाजमीन ने, कि मालिक तुमने ये पानी भेजा है, सैलाब भेजा है। हम तो काफ़ी अरसे से बैठे थे हाथों पे हाथ रख के, हमारे कमाई का जरिया बन जी, अल्लाह ने उनकी सुन ली, यकीन जानिए। सर ये कितनी अलमनाक बात है। अच्छा, अब ये बात है कि मुझे बताएं कितनी देगें आ रही हैं, कितनी देगें पक रही हैं, दे कौन रहा है, ठीक है ना, और कितनी तकसीम हो रही है, कितने नान आए, कितनी रोटियां, इसका कौन चेक एंड बैलेंस रखेगा? वो तो आया और गया, खत्म। आज 10 देगें कह दें 20 बनी, 1000 रोटी आई आपके, 5000 रोटी तकसीम हो गई, ठीक हो गया। ये जो मामला है ना असल में यहाँ पर, अब आपने कहा कि निशानदेही कौन करेगा? निशानदेही करेंगे जनाब पटवारी करेगा, नायब तहसीलदार करेगा, एसी साहब करेंगे, दीगर जो मसाले लोग हैं वो साहब भी एक पूरी टीम बनाकर उनको दे दी गई। अब पसंद ना पसंद आएगी यहाँ पर, मिसाल के तौर पर जी ये नून लीग का बंदा है, ये फलां का बंदा है, यानी यहाँ भी सियासतकार फलाने एमपी का बंदा है, ये वही ले उड़ेंगे, हकीकत जाएंगे, देख लीजिएगा, ये फलाने चेयरमैन का बंदा है, ये फलाने यूसी के नायब चेयरमैन का बंदा है, ये फलां, पसंद नापसंद की मेरिट चलेगा। जो मेरे जैसा गरीब आदमी, यानी कि अभी उनके लिए मुसीबतों और आजमाइश के दिन ख़त्म नहीं हुए, अभी और दिन उनके यकीनन जारी हैं। तो सर हम तो हुकूमत पंजाब से गुजारिश करेंगे कि ठीक है आप करोड़ रुपए के फ़ंड दे रहे हैं, तो साथ मॉनिटरिंग का ऐसा शफाफ निज़ाम भी वज़ा करना चाहिए कि ये जो हमारी अफसरशाही है, जो आपके बकौल मुसल्ले पे खड़े होकर शुक्रान के नवाफिल पड़ रही है, तो उनको ये मौका ना ही मिले। देखिए भाईजान, बात ये है कि हर शनाख्ती कार्ड पे उसका डेटा मौजूद है नादरा के पास, बिल्कुल, कि किसका घर कहाँ है पहली बार, और उसके बाद उसका दूसरा तहसील में उसका रिकॉर्ड मौजूद है, किसकी, अब कंप्यूटराइज हो गया ना कि किसकी ज़मीन कहाँ है, तो ख़त्म। उसको आप चेक एंड बैलेंस देखने की ज़रूरत नहीं, भी मेरा यजदानी का घर कहाँ ढूंढना है, आप ढूंढ लें, है ठीक है, नहीं है किराए पे था, तब पता चल जाएगा। तो इसलिए आसानी है, कोई मसला नहीं है। अगर करना चाहें तो नेक नीति के साथ, अगर नहीं करना चाहते वैसे ही आपने बंदर बांट करनी है, तो वो माजी की तरह इस मरतबा भी हो जाएगी। तो इसका मतलब इस सब पिछले में एक वीडियो वायरल हुई थी जिसमें एक वजीर साहब पूछते हैं बच्चे से कि क्या तुझे बोटी मिली। इसका मतलब यह है कि लोगों ने उसको लिया ट्रोल के अंदाज में, लेकिन वो अपनी जगह ठीक थे कि हमने इनको इतने मनों के हिसाब से गोश्त दिया है चावल में डालने के लिए, तो क्या इनको गोश्त डाला कि नहीं डाला गया, यानी उसमें भी गबन का यानी कि था आंसर पाया जा रहा था कि यहाँ तक वो सर्विस मिली कि नहीं। वो बोटी पूछने का मकसद भी यही था, लेकिन उसको गलत लिया गया, उनको गलत लिया गया कि वो अल्हम्दुलिल्लाह, वो कई लोगों ने कहा कि उसमें पूरा सालम पीस था, लेग पीस था कि चेस्ट पीस था, बाकायदा ठीक सिस्टम से उन्होंने दिया है, और कोई एक लिहाज से मॉनिटरिंग का ये अंदाज ठीक है। हाँ ये ठीक। अच्छा, मॉनिटरिंग से बात हम आगे बढ़ाते हैं। ये दानिश साहब, ये मॉडल मवेशी मंडी है सर इधर मुल्तान की, जंगल जसवंतगढ़, वहाँ पे जो है कैटल मार्केट मैनेजमेंट कंपनी वो ठेके देती है कंपनी को कि आप ये जो यहाँ पे आते हैं व्यापारी, उनको सहूलियात मुहैया करें जानवरों के लिए, उनके लिए यानी कि साए का इंतज़ाम, चारे का इंतज़ाम। लेकिन उन्होंने इसे कमाई का ज़रिया बना लिया है, मुख्तलिफ मद में ना पैसे वसूल कर रहे हैं। तो सर ये भी तो फिर एक तरह से यानी कि गैंगी हो गए ना, तो इनकी जो वसूलियाँ नहीं ख़त्म हो सकती, माफिया। भाजन बात ये है कि ये माफिया है, और होता ये है कि जी जो जानवर आ रहे हैं उनके पानी पीने के लिए पानी का बंदोबस्त करना, उनके चारे का मसला, कहाँ चारा, बांधने के लिए सायादार दरख्त, और इन लोगों को बैठने के लिए कोई चीज़, ठीक है ना। और अगर उस दौरान कोई वहाँ डॉक्टरों की टीम हो, कोई जानवर आता हुआ बीमार हो गया, ज़ख्मी हो गया, गिर गया, कोई चोट लग गई, कोई मामला, ये सारी चीज़ें इसी मद में करोड़ों रुपए के वो ठेके नीलाम होते हैं। जब आप करोड़ों रुपए उन ठेकेदार से वसूल करेंगे तो फिर ज़ाहिर बात है जिसने करोड़ों रुपए आपको देने हैं तो उसने करोड़ों कमाने हैं। वो पागल का बच्चा तो नहीं है कि वो आपसे करोड़ों रुपए दे देगा और फिर वो कहेगा चलो जी मैं हाथ पे हाथ रख के घर बैठ जाता हूँ। वो उससे कई गुना ज़्यादा वसूल करता है। उसके पीछे एक माफिया होता है, उन्होंने बदमाश रखे होते हैं, रस्सागीर लोगों रखे होते हैं, चोर चकार रखे होते हैं, ठीक है ना। अगर कोई बंदा व्यापारी उनको साथ बात नहीं मानता तो वो उसके साथ तशद्दुद करते हैं, उसके साथ बदतमीजी का मुजाहरा करते हैं, उसके जानवरों को बिकने नहीं देते, ठीक है ना, और उसको जगह नहीं देते। यानी वो मजबूर होकर फिर देने पे आमादा हो जाते हैं। सर बाज़ दफ़ा तो ये होता है कि एक आदमी अपने 2-4 जानवर लाया मंडी में और उस वीक में मिसाल इतवार को मार्केट लगी तो नहीं बिके। अब उसके आने के खर्चा डालने पे, वापस ले जाने का खर्चा, फिर वहाँ खड़े होने का खर्चा जो 2 दिन 3 दिन उसने रखा,
उसको पिलाया खिलाया, और इनकी पर्ची बदमाशी जो थी वो लादा, वो तो रोता हुआ वापस जाता है कि मेरा एक अच्छा। फिर वो या दूसरी हालत ये है कि उसको कम कीमत पे जानवर बेचना पड़ते हैं जाएगा, यानी वो बजाय फायदे के नुकसान लेकर साथ जाता है। अच्छा, अब इन्होंने एक नया तरीका भी निकाल लिया। वो तरीका ये निकाला कि ये देख लेते हैं कि सादा से बंदे हैं, इनके पास 10 जानवर हैं, ठीक है ना। आप उस जानवर के पास इन्होंने उसको एक जगह दे दी, और उस जगह के पास कोशिश करते हैं कि इसके पास अपने मनपसंद बंदे व्यापारी भेजते हैं कि इसको कहो जी 3 लाख की चीज़, वो कहते 1.5 लाख की, वो कहता नहीं, जाते हैं नहीं जी नहीं जी, वो उसका टाइम पास कर देते हैं। और जो असल बंदा उसको कहते हैं ये बिका हुआ माल है, इधर नहीं जाना, ठीक हो गया। अब वो बेचारा बैठा हुआ है, अब ऊपर से उसने 10,000-20,000 किराया डाले पे दे के आया, अब उसे 20,000 वापस जाने का चाहिए, इनकी पर्ची अलहदा ली, अब वो परेशान है। अब वो जब शाम होती है ना, और वो परेशान 2 मामला से देखता है, वो कहता है अच्छा ये क्या करूँ। अब वो मजबूरन उस 3 लाख वाले को 2.25 लाख में बेच, 2 लाख में, ये उसकी मजबूरी। यानी कि ब्लैक मेलिंग के बहुत सारे तरीके इजाद, इतना बड़ा तरीका पता ही नहीं चला। अब वो कह रहा जी मार्केट ठंडी है, मंडी ठंडी है वगैरह वगैरह, कोई ठंडी मंडी नहीं, वहां तक उस बंदों को जाने नहीं दिया, उन्हें कोने ले लिया, अगले इतवार वो हम बेच लेंगे। मेरे पसंद के बंदों ने खरीद ली, अगले इतवार हम बेच लेंगे उसको भारी मुआवजे से। यानी कि बजाय बेहतरी के मामला जो है ना वो खराबे की तरफ जा रहे हैं। चलें जी, जारी बात है इनके चेक को अथॉरिटी होंगी तो हम तो हमारी जो प्रोग्राम में नाज़िम बात करने की वजह होती है वो यही होती है कि मुतल्लिका इदारों तक इशू पहुँचे और वो इसके हल करने में किरदार अदा करें। सर एक और मामला है जो हल हो ही नहीं पा रहा, कई बरस गुजरते जा रहे हैं, कच्चे का इलाका, कच्चे के इलाके के सर डाकुओं पे कुछ अर्सा पहले पुलिस ने रेड की, उंधड़ गैंग है सर, उनसे 6,000 गोलियाँ बरामद की, 47 एकड़ ज़मीन उनसे ली, उनके कुछ बंदों को गिरफ़्तार किया और उनसे ना उन पर मुकदमात दर्ज किए। हुआ क्या, उसी उंधड़ गैंग ने मोटरवे से 11 बंदे अगवा किए, 2 को रिहा किया, 9 को बाकायदा पानी में खड़ा करके वीडियो बनाई। तो सर डील क्या हुई, बजाय इसके कि पुलिस वाले उन पर ऑपरेशन करते, बंदे रिहा कराते, वो बाकायदा डील कर रहे हैं पुलिस वाले। सर एक रियासती इदारा, उस डील के तहत क्या हुआ कि उनसे जो 6,000 गोलियाँ ली गई थी बरामद वो वापस की गई, 47 एकड़ ज़मीन वापस की गई, उनके बंदे रिहा किए गए, मुकदमात ख़त्म किए गए, यानी कि पुलिस ने सरेंडर किया डाकुओं के सामने। सर ये जो गैंग्स हैं, उंधड़ गैंग है या इस जैसे और गैंग हैं, क्या ये रियासत से भी ज़्यादा ताकतवर है? देखिए माजी में एक छोटू गैंग था, बिल्कुल, और ये जो डीजी इस वक्त CCD हैं, ये किसी ज़माने में DPO रहीम यार खान थे, ठीक है, उसका छोटू गैंग था। इन्होंने बड़ी कोशिश की, बहुत अरसा कोशिश की कि किसी तरीके से छोटू गैंग को मैं पकड़ लूँ, लेकिन वो इनके काबू में नहीं आया। काफ़ी पुलिस मुलाजमीन शहीद हुए, बड़ा जानी नुकसान हुआ, लेकिन छोटू गैंग इनके काबू ना आया। एक दफ़ा इन्होंने हेलीकॉप्टर के ज़रिए वो हेलीकॉप्टर को भी निशाना बनाने के लिए उन्होंने, यानी उनके पास इतने जदीद तैयारे हैं। अब ये जो पहली बार जब ये वहाँ थे तो इन्होंने उनके कुछ लोगों को पकड़ा दकड़ा भी किया। ये फुल फ्राई हाफ फ्राई उस वक़्त चला था, मासूफ ने ये इख्तरा निकाली थी, इंट्रोड्यूस कराया था मामला फुल फ्राई हाफ फ्राई, जो आजकल CCD का एक धब्बा है उसके ऊपर कि फुल फ्राई करते हैं हाफ फ्राई करते हैं। ये DG CCD है, जब DPO रहीम यार खान थे। अब वो वहाँ उन्होंने अब चौकियाँ भी बना दी मामला, लेकिन फिर उसके बाद जैसे वो गए वो मामला, लेकिन वो छोटू गैंग को नहीं कर सके। अब दूसरी बात ये कि अब उन्होंने मसला बना, हर दौर में कच्चे का इलाका दर्द-ए-सर रहा, पुलिस के लिए भी, फ़ौज के लिए भी, हमारे लॉ इन्फोर्समेंट के लिए भी, लेकिन क्या बना, कुछ भी नहीं, दावे रह गए। अब इन्होंने जाकर उनकी कुछ ज़मीन पलच कर ली, काबू कर ली, उनके बंदे गिरफ्तार कर दिए, 1-2 बंदे मार भी दिए, ठीक है ना। और अब उसके बाद हुआ ये कि जनाब इन्होंने कहा चलो ठीक है फिर देखते हैं। अब मुझे बताएं कि वो कच्चे से मोटरवे का फासला चंद मिनट का है, वो सादकाबाद आते हैं, ठीक है, वो पीछे आते हैं मिसाल है, और वहाँ से आकर मोटरसाइकिलों पे किसी को क्या पता डाकू हैं, ठीक है ना, वो जो पैदल जा रहे हैं उनको उठा लेते हैं, पकड़ लेते हैं। ये आपको मोटरसाइकिल पे जा रहा था, मोटरसाइकिल छीन लिया, उसको पकड़ के पीछे बिठाया और फिर वो ले गए उसको, ले गए, ठीक है ना। अब संजरपुर इलाका है रहीम यार खान का, आबादपुर इलाका है, ऐसे जनाब अल्लाह जितने जो ये बिल्कुल करीब करीब कच्चे के साथ, ठीक। अब ये जो जितने इलाके हैं वहाँ पर जो गरीब लोग आते जाते हैं उनको काबू कर लेते हैं।
अब काबू करने के बाद उन्होंने जनाब उनको 2 को मार दिया, 6 को उन्होंने पानी में लटाया और बताया कि तुम्हारे घर का मैं जानता हूँ। उसने DPO रहीम यार खान को कहा फ़ोन करके कि मैं तुम्हारे घर को जानता हूँ, तेरे बच्चे किस स्कूल में जाते हैं, तेरी बीवी कहाँ शॉपिंग करती है। एक बड़े अफसर को बात की जा रही है, ये बकायदा ऑन द रिकॉर्ड कॉल है। और उसके बाद SHO को उसने कहा ये वो लेना देना मामला कि मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं वगैरह वगैरह। खैर किस्सा मुख्तसर उसने कहा जी मेरी ज़मीन मेरे ये मामला। खैर पुलिस ने उनके मुतालबात मान लिए। उनका मौक़िफ़ ये था कि किसी न किसी तरीके से हमने इंसानी जानें बचानी थी, ठीक। उन इंसानी जानों के इवज़ इन्होंने उसके जो मामला था वो पूरे कर दिए। उनके जो पकड़े हुए बंदे वो भी दे दिए, उनका असला भी दे दिया, उनकी ज़मीन वागुजार करा दी, ठीक है जी आप इसको काश्त करें वगैरह वगैरह। पहले वो जैसे काश्त करते थे ये जाके उसको हल रोक देते थे और मामला, या वो फसल है तो काट लेते थे। तो वो खैर अभी तक तो मामला यहाँ तक पहुँचे। अब माशाल्लाह देखें जी कितनी बड़ी बात है, CCD के लिए भी सलाम पेश करना पड़ेगा। कल तक तो वो DPO थे रहीम यार खान, हाफ फ्राई फुल फ्राई, आज पूरे पाकिस्तान में वो जनाब फुल फ्राई हाफ फ्राई कर रहे हैं। तो भाई कर देते फुल फ्राई हाफ फ्राई, क्यों नहीं किया आपने? वहाँ पे क्यों नहीं बस चलता इनका जी? वहाँ पे क्यों नहीं बस? बेबसी है, वहाँ खुद फ्राई होने जाना पड़ता, वहाँ ये बेबस है। ये यहीं हमें आपको पकड़ के फुल फ्राई हाफ सादा लो बंदों को, ठीक है ना, उनको डरा मंगा के उनके मामला को हल करना है। और भाई कच्चे के डाकू को अमेरिका में रह रहे हैं, ये हमारा इलाका है, एक दफ़ा उसके ऊपर मुकम्मल ऑपरेशन करके ये जो हमारे मोटरवे पे जाने वाले लोग हैं उनकी जानों को बचाया जाए, उनके मामलात को देखा जाए। सादा लोग वहाँ से गुजरते हैं, उनको या किसी लालच में बुला लेते हैं, हनी ट्रैप के ज़रिए बुला लेते हैं। तो इनको भाईजान एक दफ़ा ख़त्म कर लें। अच्छा छोटू गैंग आता है, फिर मोटू गैंग आ जाता है, मोटू गैंग जाता है, कुछ और गैंग आ जाता है, ये जाता है, कोई और गैंग, को गैंग ही नहीं ख़त्म हो रहे। लेकिन मेरे जो इत्तला के मुताबिक इसको वहाँ 8 से 10 गैंग काम कर रहे हैं इस वक्त। कच्चे के इलाके, ये एक गैंग नहीं है, गैंग नहीं, ये नहीं है, 10 गैंग काम कर रहे हैं। तो अब 10 गैंग का मुहासबा करना सिंध और पंजाब पुलिस का काम नहीं है, इसको आर्मी ख़त्म करे, आर्मी ख़त्म कर सकती है। तो ये इसका मतलब है कि जो छोटू गैंग ख़त्म हुआ, लेकिन उसके बाद बड़े बड़े गैंग मुआवजे में आ गए और उन बड़े बड़े गैंग्स को ख़त्म भी बड़ी ताकत कर सकती है, जिसकी निशानदेही ये सब आपने की। तो नाज़रीन ये था हमारा आज का प्रोग्राम, आज के कौमी ख़बरें, लोकल इश्यूज़ जिन पे हमने यज़दानी साहब से उनकी राय ली, उन पे तबसरा किया। इंशाअल्लाह अगले प्रोग्राम में नए मौज़ूआत नई ख़बरों के साथ आपके सामने हाज़िर खिदमत होंगे। आपके फ़ीडबैक के मुंतज़िर रहेंगे। इजाज़त चाहते हैं, अल्लाह हाफ़िज़।